वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक मैंने आपको सवाल क्लास में बताया था, डेट वाज क्वेश्चन नंबर 35, 33। एक सवाल मैंने आपको क्लास में बताया था, डेट वाज क्वेश्चन नंबर 33। इसको इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पास पेपर क्वेश्चन 8, उसकी एक एडजस्टमेंट है, वो धार हो गई, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सवाल हो गए। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन 33, इसकी डिस्कशन अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आ रहा है इंटरेस्ट पेड, ये आपने माइनस कर देना था। एक इंटरेस्ट रिसीव है, ये ऐड कर देना था। इसमें फिर आगे कोई नहीं बताया हुआ था सवाल में कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है या सब्सिडरी ने पेरेंट को, इसलिए ऐसा कोई कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ के कैंसिल करने की। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इंशाल्लाह आज के सवाल में मैंने डाल दिया है, जो क्वेश्चन हमने करना है 34, ताकि उसका मसला ना रहे, तो इसलिए इसकी टेंशन मत लें। ये जो एडजस्टमेंट है पीछे बच गई करंट अकाउंट्स वाली, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको करवाई थी जिस वक्त हमने ये इन ट्रांजिट की पहली क्लास ली थी। इसको ज़रा पढ़ें। करंट अकाउंट होते हैं आपस के बैलेंसेस, यानी आपस के जो डेटर क्रेडिटर होते हैं ना, पी और एस के, ये वो वाली एडजस्टमेंट होती है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स ऑफ 2 कंपनीज वर रिकंसाइल्ड। इसका मतलब है एक बंदा कह रहा है मैंने इतने पैसे लेने हैं, और दूसरा कह रहा है एग्जैक्ट मैंने उतने पैसे देने हैं। वर रिकंसाइल्ड का मतलब है जितने लेने हैं एक ने, उतने ही दूसरे ने देने हैं। वर रिकंसाइल्ड विद एस ओइंग पी 7.5 लाख। इसका मतलब होता है एस ने पी को 7.5 लाख देने हैं। एस ओइंग पी, एस ने पी को 7.5 लाख देने हैं, तो एस के क्रेडिटर के अंदर जो है वो 7.5 लाख रुपए आ रहे हैं। एंड दीज बैलेंसेस आर रिकंसाइल्ड, इट मींस के पी के डेटर्स में भी 7.5 लाख आ रहे हैं। तो दोनों जगहों से हमने 750 को कैंसिल कर देना था। सो दैट वाज ए वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। बस ठीक है, अब आप आज का सवाल शुरू करते हैं, फिर डिविडेंड की एडजस्टमेंट ज़रा रिवाइज हो जाएगी। पेज 80। स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015 और एज फॉलोज। भाई वो जाओ उधर से ज़रा टीए को बुला के लाओ। स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015 और एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फिगर्स आ रही हैं। भाई वो ऑरेंज सफ़े ला दो 2-3, और एक तो पर्पल ला दो। जी बैलेंस शीट बनाएं। जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
इन्वेस्टमेंट्स 33.5, current assets 59.5 and 28. CRE 55, SRE 37. अच्छा भैया, बट आई डोंट नो, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। घर में जाके आप हजरात को 15-20 मिनट 25 मिनट की रोज़ाना ही क्लास लेनी पड़ेगी, जो हम 1:50 पे यहाँ रिकॉर्ड किया करेंगे। आपकी मर्ज़ी है इधर बैठ के ले लें या घर जाके ले लें। तो अब ये पता नहीं, शायद पूरा महीना इस तरह चले, लेकिन कोई 20-25 मिनट अब आपको रोज़ाना के निकालने पड़ेंगे। ओके, सैटरडे को जो हमारी क्लास चल रही है वो तो एज इट इज़ चलेगी, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम मैनेज करें। पिछली चीज़ें मैंने बता दिया था, कवर कर लें पिछली चीज़ों के लिए, तो ऐसे आखिरी महीने में टाइम नहीं बचता। और आप लोगों ने शुरू से चीज़ें मैनेज नहीं की तो कर लें, अभी भी चलें, शायद टाइम है। अच्छा जी, अब आई होप हजरात पूरे हो गए होंगे। ज़रा सवाल का पूरा स्ट्रक्चर देख लें क्या है। इधर ले आओ। अच्छा जी, सवाल में देखें भाई, आपको बैलेंस शीट अवेलेबल है पेरेंट की और सब्सिडरी की, और सवाल के अंदर आगे देखें प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है पेरेंट का और सब्सिडरी का, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट। अच्छा, सवाल में ये क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। ये वर्किंग 6 आज आपको करनी नहीं पड़ी, उसने सवाल के अंदर दी हुई है। ये उसने क्या दिया हुआ है? सेपरेट। सेपरेट का मतलब है पी की अलग है और एस की अलग है, इसे कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम इसने ये दिया हुआ है, तो वर्किंग 6 आज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सवाल में ही दे दी है। अच्छा, ज़रा देखिएगा, इसमें इसने प्रॉफिट सही लिखा है। और दूसरी चीज़ इसमें देखिएगा, ये जो क्लोजिंग आ रही है, ये यही वाली क्लोजिंग आ रही है। फिर इधर जो क्लोजिंग आ रही है वो भी यही वाली क्लोजिंग आ रही है। तो ये देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि भाई कुछ और कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं फ्रीक्वेंसी इनकी मैच करी। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर P&L से स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर आ गए, और उसके बाद ये जो क्लोजिंग आ रही है, ये ओपनिंग आ रही है, ये क्लोजिंग आ रही है। क्लोजिंग आ रही है 55 और 37 इज टेकन टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नजर आ रही है।
तो इसलिए वर्किंग 6 करके कुछ चीज़ें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वर्कआउट वो चीज़ें की जाती हैं जो अवेलेबल ना हो, तो ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी। अच्छा, डिविडेंड इंटरिम है 2015 का, तो डिविडेंड क्या अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है? जी किया हुआ है, इसलिए शायद उसने वर्किंग 6 में शो भी कर दिया होगा। अच्छा, इसमें ये जो 2500 है ये किसने बांटा है? एस ने। तो ये जो 2500 है इसमें से कुछ हिस्सा किसका होगा? पेरेंट का होगा, कुछ हिस्सा पेरेंट का होगा। ये है एस का डिविडेंड, इसमें पी का कोई शेयर होगा। लेकिन इस डिविडेंड की आपने टेंशन नहीं लेनी कंसोलिडेशन के एंगल से। जो 4000 का डिविडेंड है ये तो पेरेंट का डिविडेंड है, ये तो इसने बाबा जी रहमत को और उनको बांटा है, तो इस डिविडेंड की हम टेंशन नहीं लिया करेंगे। मैंने कहा था पेरेंट का डिविडेंड का क्या करना है, रिकॉर्ड हो गया तो वेल एंड गुड, छोड़ दें पेपर में, नहीं रिकॉर्ड हुआ तो रिकॉर्ड कर देंगे हम। तो ये पेरेंट का डिविडेंड है, तो डेट इज लाइक ये किस कलर का सफ़ा है? पिंक। तो ये पिंक कलर का सफ़ा है, पिंक कलर के सफ़े की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। टेंशन असल में किसकी लेनी है? अगर सब्सिडरी डिविडेंड का ऐलान करे, सब्सिडरी ने फुल डिविडेंड कितना बांटा है, तो ये क्या है? एस का डिविडेंड। 2500 क्या है? एस का डिविडेंड। एस का डिविडेंड 2500, एस ने 2500 बांटा है। इसमें पी का कितना हिस्सा है ये अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें पी का कितना हिस्सा है। ओके, चलें जी, पहली एडजस्टमेंट। हैंक्स ओन्स 80% ऑफ स्टीप शेयर्स, दीज आर परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 12। अब बैलेंस शीट डेट है 31/12/15 और हमने खरीदा है यकम जनवरी 12 को, 12, 13, 14, 15, 4 साल पहले खरीदा है फॉर 33.5 मिलियन कैश, जिसमें हमने सऊदी किंग को 33.5 मिलियन कैश दिया है, तो वह यहाँ से मैच कर रहा है। व्हेन द बैलेंस ऑन स्ट्रीप्स रिटेन्ड अर्निंग वर 7 मिलियन। आज हमें आरी वर्किंग 6 से नहीं निकालनी पड़ेगी, इस वजह से आरी हमें वर्किंग 6 से नहीं निकालनी पड़ेगी। अटेंटिव रहिएगा, ना तो हमने सब्सिडरी को ख़रीदा है 31/12/15 को, ना हमने सब्सिडरी को ख़रीदा है यकम जनवरी 15 को, ना हमने ख़रीदा है यकम मार्च 15 को। अगर यकम मार्च 15 को ख़रीदा होता तो ब्रॉड डाउन आरी जमा 2 महीने का प्रॉफिट इसमें डालते, तो फिर आपकी प्री आरी निकल आती। अब मुझे ना 31/12/15 की आरी चाहिए, ना मुझे यकम जनवरी 15 की आरी चाहिए, बल्कि मुझे बहुत पुरानी आरी चाहिए। वो सवाल वाले को फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों की स्टेटमेंट इक्विटी वो भी नहीं बना के हमें दे सकता, तो सवाल वाले ने वो प्री आरी खुद ही हमें दे दी, डेट इज 7। भाईजान क्या हुआ, बकरे ने टांग मारी थी? सही तरह बैठो। अच्छा, चलें जी आगे। अच्छा, मुझे बताना है आपने उन लाहौर वालों के साथ क्या किया जाए जो ईद से पिछले 3 दिन छुट्टी में थे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, साहिवाल, पुकाड़ा, ये जितने करीब करीब के सारे इलाके हैं, कसूर, इन सब के साथ आपने मुझे बताना है क्या किया जाए। ननकाना वाले तो आज भी नहीं आए हुए जी। कुतुब भाई क्या किया जाए इनके साथ? अच्छा, ये लाइन पढ़े जी, इस लाइन का क्या मतलब है? ये आपके लिए नई लाइन आई है। अच्छा, अगर सिर्फ सब्सिडरी की इक्विटी को जमा किया जाए ना, तो सब्सिडरी की इक्विटी है ऑन एक्विजिशन डेट 17, लेकिन इस 17 का नाम है इक्विटी या बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, क्योंकि अभी तक हमने रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। मुझे बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स नहीं चाहिए होती, मुझे चाहिए होती है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कुछ चीज होती है, वो होती है इमरान खान का सब्सिडरी में कितना हिस्सा है। ये क्या है? ये सब्सिडरी में खुद कितनी जान है,
the fair value of S net assets at acquisition was determined to be 20. The fair value at acquisition was determined to be, इसे कहते हैं fair value of net assets. अब what is the book value of net assets? What is the fair value of net assets? 20. What is the difference? इसका नाम क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ, इस 20 का नाम क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई? नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. अब इधर आ रहा है 17, इधर आ रहा है 20, 3 रुपए से आउट हो गई है ये. द डिफरेंस, जिस शहजादे ने 20 यहां लिखा होगा उसे पता चला होगा ना डिफरेंस 3 का है. जिसने 20 यहां लिखा ही नहीं वो कह रहा होगा एक ही डिफरेंस है. द डिफरेंस इज ड्यू टू, एक प्लांट है जिसकी वजह, द डिफरेंस वॉज ड्यू टू बीबी एंड फेयर वैल्यू एक प्लांट के डिफरेंट है. बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था जिसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. अब ऑब्वियसली कितना फिर डिफरेंस आ रहा था इसकी बीबी और फेयर वैल्यू में? बैलेंसिंग 3 की डबल एंट्री, पीपी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, तो डबल एंट्री कर दें. तो बीबी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस 3 है, वो हमें बैलेंसिंग आज मिला है क्योंकि आज सवाल में क्या गिवन थी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. अच्छा, अब बड़े हो गए हुए हैं, अब आप मुझे डेप्रिसिएशन की भी एंट्री यहीं करवा दें. पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, कितने साल हो गए? 4 साल. ज़मानी एंट्री सोचें, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, पीपी एसेट है, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ती है, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री, डेप्रिसिएशन इन एसआरई डेबिट, डेप्रिसिएशन इन एसआरई डेबिट और पीपी क्रेडिट. तो इधर डेप्रिसिएशन आती थी सरप्लस की. 3/10 तो 1 साल की आ जाएगी. फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट 1.2. एसआरई डेबिट, अब पेपर में कोई वर्किंग 8, 9, 10 खोलने की जरूरत नहीं है, इधर ब्रैकेटों में चीजें चल जाएंगी. कितने लोगों ने कोशिश की इन 4 दिनों में पढ़ने की? कितने लोगों की कोशिश कामयाब हुई? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें. कितने लोगों की कोशिश कामयाब हुई? वेल डन. जी, पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट और (1.2) से. ओके, नेक्स्ट. अच्छा जी, ये होमवर्क वाली एडजस्टमेंट आ गई अब. During the year, Steve sold goods to Hanks at price of 24. These goods have cost 18 million. During the year, Hanks had sold 20 million of these goods for 30 million. Yeah, that is अंग्रेजी भी वही है और सारी स्टेटमेंट भी वही है. तो ये ज़रा अब एडजस्टमेंट जो है ना समझ लें. जी, मैंने 400 रुपये का आइसक्रीम का डब्बा ख़रीदा और कॉलेज में सरासिफ को कहा कि अगर आपको आइसक्रीम 1 मिनट में चाहिए
तो सरासी ने कहा मैं बाहर से जाकर खरीद, मैंने कहा नहीं मेरे से ले लें आप, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगी। 500 रुपये का उनको बेच दिया। तो मैंने मार्कअप कितना कमाया या मैंने मार्जिन कितना कमाया, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, पेपर में जो मर्जी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मार्कअप या मार्जिन की परसेंटेज मिसिंग है, लेकिन इतना डाटा अवेलेबल ज़रूर है कि मैं मार्कअप या मार्जिन निकाल लूँ। पहले मुझे बताएं प्रॉफिट कितना है मेरा, 100 रुपया। व्हाट इज़ द कॉस्ट, 400। व्हाट इज़ सेल प्राइस, कितना कमाया, 100। 100 को रख के, चपेट नहीं लगानी, 100 को रख के 400 पे डिवाइड करेंगे तो मार्कअप की परसेंटेज निकल आएगी। मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए होता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। कैलकुलेटर पकड़ने कुछ नहीं होता। 100 डिवाइड बाय 400, 25% मैंने मार्कअप कमाया है। या अगर मैं मार्जिन आपसे पूछूं, मार्जिन सेम नहीं आएगा। फिर 100 क्या है, प्रॉफिट। 100 क्या है, प्रॉफिट को रख के नीचे सेल लिखें, इंटू 100 इसलिए करना होता है कि जवाब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। मैं कर नहीं रहा 20%। अब आपकी मर्जी, आगे सवाल मार्कअप से चलाएं, मार्जिन से चलाएं, इट्स अप टू यू। देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन सोल्यूशन, सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कभी पेपर में परसेंटेज मिसिंग हो, यू कैन ईदर कैलकुलेट मार्कअप, यू कैन ईदर कैलकुलेट मार्जिन। मार्कअप परसेंटेज, मार्जिन परसेंटेज। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट करेंगे तो मार्कअप निकल आएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करेंगे तो मार्जिन निकल आएगा। 100 रुपये 400 पे कमाए या 100 रुपये 500 पे कमाए, वो डिपेंड अपॉन के प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाल रहे हैं या सेल पे निकाल रहे हैं। ओके अब वो सर आसिफ वाली मिसाल और बिस्किट वाली मिसाल, कितने रुपए का बिस्किट खरीदा था सब्सिडरी ने, 10 रुपए का। पेरेंट को कितने का बेचा था, 12 रुपए का। पेरेंट ने आगे कितने का बेचा था, 15 रुपए का। तो सब्सिडरी ने 10 रुपए का बाजार से खरीदा था, 12 रुपए का शोहर को बेचा था, और शोहर ने आगे 15 रुपए का बाजार में बेचा था। ओके अच्छा, ये मार्कअप या मार्जिन किसकी बुक्स में निकालना होता है अगर मिसिंग हो तो? पेरेंट की बुक्स में निकालना होता है या सब्सिडरी की बुक्स में निकालना होता है? जिसने आपस की सेल की है उसी ने आपस का प्रॉफिट बुक किया है ना। तो जो आपस की सेल करने वाला होगा उसकी किताबों में आपने मार्कअप या मार्जिन की परसेंटेज निकालनी है। तो लिखें, इफ मार्कअप और मार्जिन इज मिसिंग then calculate it for the person who made आपस की सेल। calculate it for the person who made आपस की सेल। calculate it, जी शुक्रिया लेट आने पे। calculate it for the person, अच्छा, हु मेड आपस की सेल, जिसने आपस की सेल किया, उसकी किताबों में निकालें। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर स्टीप सोल्ड गुड्स टू हैंक। स्ट्रीप सब्सिडरी है और हैंक्स पेरेंट है। ड्यूरिंग द ईयर स्ट्रीप सोल्ड गुड्स टू हैंक एट अ प्राइस ऑफ 24।
Streep sold goods to Hank at a price of S sold goods to P for 24 मिलियन। S ने P को चीजें बेची 24 मिलियन की, तो P ने उनको खरीदा। These had cost Streep 18, These had cost Streep 18। क्या निकालना है? मार्कअप निकालना है, मार्जिन निकालना है? वो बता दें, जो मर्जी निकालना है। मार्कअप कर लें, ठीक है। किसने आपस की सेल की? स्ट्रीप ने। कितने वाली चीज कितने की बेची? 18 वाली चीज 24 की बेची। क्या रखूं? 6 को रख के डिवाइड कर दूं 18 से तो मार्कअप आ जाएगा 33.3333%। मार्जिन निकालें, मार्जिन 25% आ रहे हैं जी, जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। मार्जिन निकाल के देख लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं। छोड़े, फिर क्या करना है, एक ही चीज निकालनी है, दोनों चीजें तो नहीं निकालनी। तो ये बताएं किसकी बुक्स में आपने निकाला है? जिसने आपस की सेल किया उसकी बुक्स में आपने मार्कअप या मार्जिन जो मर्जी है निकाल के रख लिया। आगे चलें। During the year, P had sold 20 million of these for 30. During the year, P had sold rupees 20 of these for 30. उसने इसमें से 20 वाली 30 की बेच दी। 20 के साथ उसने लिखे कॉस्ट टू हैंक। इसका मतलब है द टोटल कॉस्ट टू हैंक इज 24। कॉस्ट टू हैंक का मतलब है कॉस्ट टू पेरेंट। कॉस्ट टू पेरेंट वाज 24, इसमें से 20 वाली बेच दी, इस 24 में से 20 वाली बेच दी। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज 4। 24 में से कितने वाली बेच दी? अगर आप 20 कहेंगे तो 20 कॉस्ट ऑफ सेल टाइप की चीज है मेरी, 20 इज कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें से 20 वाली चीजें 30 की बेच दी, तो कितनी पड़ी रहेगी? 20 वाली, 24 में से 20 तो बेच दी, 4 वाली पड़ी रहेगी। नाउ इस सारे डेटे की बुनियाद पर इस फिगर को इग्नोर करें। देखो इधर, इस फिगर को इग्नोर करें क्योंकि ये आउटसाइड वर्ल्ड है। सब्सिडरी ने किससे खरीदी होगी? पता नहीं किस रेडी वाले से किचन से हाथ निकाल के बाहर खरीदी होगी। सब्सिडरी ने किसी रेडी वाले से खरीदी होगी और पेरेंट ने अपने कमरे का दरवाजा खोल के सलासे को बेची होगी। वो आपस की सेल लेनी होती है भाईजान। नाउ फिगर्स बताएं। सोल्ड, अनसोल्ड, और अनसोल्ड का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये जो बाहर की सेलें हैं ये तो इग्नोर करें ना, इसको हमने 4 डालना है। सो देखती आंखों और सुनते कानों, इसको ज़रा आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें बस। इंशाल्लाह इस तरह की एडजस्टमेंट्स आने वाले दिनों में भी आएंगी, तरह रिवाइज हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से चलें। एक ये फटा ज़रूर होता है कि प्रॉफिट आपने किसकी किताबों में निकालना है। तो प्रॉफिट आपने जिसकी किताबों में निकालना है जिसने आपस की सेल की है। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू पी एट अ प्राइस ऑफ 24। These good has cost S 18। S ने अपने लिए कितने की ली थी? सो से इसलिए मल्टीप्लाई करूं कि जवाब परसेंटेज में आ जाए। ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड 20 ऑफ दीज। इस 24 में से अगर 20 बेच दी तो 4 क्लोजिंग स्टॉक में चले जाएंगे। फॉर 30।
अच्छा, इसकी किताबों में भी प्रॉफिट निकल सकता है। 20 वाली चीज़ 30 में बेची है, 10 का प्रॉफिट कमाया है, 10 को डिवाइड करेंगे 20 से तो मार्कअप निकल आएगा, बट इट इज ऑफ नो यूज क्योंकि ये तो आउटसाइड वर्ल्ड को सेल कर रहा है। आपस की सेल करने वाला कौन है? एस। अब इसने आउटसाइड वर्ल्ड को सेल की है, इसने आउटसाइड वर्ल्ड से परचेज की है, तो वर्किंग नंबर वर्किंग नंबर 8 S2P सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट 4 डिवाइडेड बाय 133 मल्टीप्लाइड बाय 33.1। नोट कर लेंगे। अनसोल्ड अनसोल्ड क्या कह रहे हो? 4 की फिगर एज्यूम नहीं की, 4 की फिगर हकीकत में निकली है। These goods, अच्छा आगे, ड्यूरिंग द ईयर P had sold 20 of these for 30। P ने इसमें से 20 वाली बेच दी तो कितने वाली नहीं बेच सका? हम S2P की ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम बायर से पूछते हैं ना कि तुम्हारे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। सेलर से क्या पूछते हैं? तुमने बेचा कितना? बायर से क्या पूछते हैं? हाउ मच इज लाइंग इन योर स्टॉक। सेलर से क्या पूछते हैं? तुमने कितना बेचा। बायर से क्या पूछते हैं? हाउ मच इज इंक्लूडेड इन योर स्टॉक। उसने कहा मैंने 24 में से 20 वाली बेच दी। 20 मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट टू हैंक्स 20 मेरी कॉस्ट थी, 24 में से 20 की कॉस्ट वाली बेच दी, तो फिर 24 में से कितने की कॉस्ट वाली नहीं बेच सका? 4 वाली। ओके, अब सिर्फ 1 रुपए से खेल लें। 1 रुपए की एंट्री बता दें। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, बस 1 रुपए की एंट्री है। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट क्या लिखूं? S2P स्टॉक रिवर्सल, SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। कितने लोगों ने होमवर्क में जान मार के सजेशन को खुद ही कर लिया था? कितने लोगों को भूल गया था? होमवर्क भी है कुछ? नहीं, ये भूलता नहीं है यार मेरे ख्याल से, नॉन सीरियसनेस है और कुछ भी नहीं है। करनी है ना एक चीज़ तो सही तरह करें। ये अब पीछे 1-2 महीने रह गए हैं, मोबाइल भी फारिग कर दें इसको। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इससे अपने आप को भी धोखा फिर दे रहे हैं, वालिदैन को भी धोखा दे रहे हैं। तो क्लासों में बैठ के अनअटेंटिवली क्लास ली जा रही हो और कभी आना कभी ना आना, कभी लेट आना कभी आना ही ना। बस ये कम से कम आप लोगों को तो ऐसी चीज़ें ज़ेबा नहीं देती। हाँ, कोई और करे तो फिर भी समझ आती है, लेकिन अगर आप करें ऐसी चीज़ तो आप थोड़ा सा और साइड पे हो जाए ना। नहीं होना। Hanks had carried out annual impairment test on goodwill in accordance with IFRS 3 and IAS 36. Recoverable amount as on 31/12/12 was 5 and on 31/12/15 was 4.5. तो 31/12/13 और 14 की इसने रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी,
शायद इम्पेयर ना हुआ हो, डायरेक्ट इसने 31/12/15 की रिकवरेबल अमाउंट दी है। तो गुडविल को इम्पेयर मैं कैसे कर सकता हूँ जब तक गुडविल ही ना निकले? तो गुडविल निकाल लें फिर। एनसीआई बाजी को किस पे रखें? एनसीआई बाजी है बाजा है? बाजा है। इमरान खान है। 20 ज़रब 20%। एनसीआई आई जी। गुडविल 17.5। So that was a little bit story of goodwill by teacher. The estimated recoverable amount was 5 and at 31 December 2015 was 4.5. अच्छा जी, देखते रहना बायो। वर्किंग नंबर 9, गुडविल टी काउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल। पहली दफा मैं अकाउंट खोल रहा हूं 17.5। ये किस दिन हुआ है? 1 जनवरी 12 को। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और गुडविल डेबिट। आज पहली दफा हम टी काउंट खोल रहे हैं गुडविल का। एक दिन लेक्चर पार्ट बी में भी खोला था हमने टी काउंट, तो गुडविल का टी काउंट खोल रहे हैं। 31/12/12। व्हाट इज बीवी? 17.5। व्हाट इज बीवी? 17.5। बुक वैल्यू 17.5। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? क्या मैं इम्पेयर करूं या ना करूं? व्हाट रिकवरेबल अमाउंट? अब इधर देखें ना, अब मैं क्या करूं? बुक्स पे ही अगर 17.5 के 18.5 होती मेरी रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर कोई डिम्पेयरमेंट गेन कोई चीज नहीं है। लेकिन व्हाट इज माय बुक वैल्यू नाउ? 17.5। एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? मैं किस पे रखूं? गिरा दूं इसको नीचे? किस पे ले आऊं? तो 31/12/12, सॉरी, तो मैं इसको किस पे ले आऊं? 5 पर। तो 31/12/12 को जब मैंने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा तो बुक वैल्यू कितनी थी? रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? रखना किस पे होते हैं इन दोनों में से? लोअर पर। वो रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल होती है, वो तो उसने दी नहीं। मैं पूछ रहा हूं इसको किस पे रखूं मैं? 5 पर। तो कितना इंपेयरमेंट लॉस आ गया? इंपेयरमेंट लॉस 12.5। बैलेंसिंग 1 जनवरी 13 ब्रॉड डाउन 5। 31/12/13 कैरी डाउन 5। नहीं, वो 4.5 तो बहुत आगे की बात आप कर रहे हैं। 1 जनवरी 14 ब्रॉड डाउन, 31/12/14 कैरी डाउन। असल में ना आज सवाल में उसने रिकवरेबल अमाउंट 2 दी हैं, इसलिए हमें टी काउंट बनाना पड़ा है। पहले एक ही रिकवरेबल अमाउंट देता था आज की, उसी से हम कंपेयर करें सीधा इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेते थे। आज उसने 2 रिकवरेबल अमाउंट्स दिए हैं। ये मसला हुआ सवाल में, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद 1 जनवरी 15, आगे बताएं क्या करें? एंड 31 दिसंबर 15 वॉज, क्या इंपेयर फर्दर करूं या खैर है? करें। तो 31/12/15 को कैरी डाउन, बुक वैल्यू 5, बुक वैल्यू 5, रिकवरेबल अमाउंट 4.5। इंपेयरमेंट लॉस बैलेंसिंग 0.5। टोटल
ये किसका साइन है? समेशन का। एंट्री सीआरए डेबिट गुडविल क्रेडिट। 12.5 की तो उस साल में एंट्री हो नहीं गई होगी, बैलेंस शीट बनती है एज ऑन, तो डेप्रिसिएशन 4 साल की हमने यहां डाली है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो नहीं गई होगी। हम तो कंसोलिडेटेड किताबें फाड़ के फेंक देते हैं, हर साल कंसोलिडेशन करते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो डेप्रिसिएशन भी 4 सालों की रिकॉर्ड की है क्योंकि बैलेंस शीट में एज ऑन एडजस्टमेंट्स होती हैं। इम्पेयरमेंट भी 4 सालों की कैलकुलेट करेंगे, इस साल की 12.5, इस साल की 0, इस साल की 0 और इस साल की 0.5। तो इम्पेयरमेंट लॉस भी 4 साल का, डेप्रिसिएशन भी 4 साल की। यही तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क है। बैलेंस शीट में एज ऑन एडजस्टमेंट्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर तो हम ये भी सोचते हैं कि गुडविल भी निकल चुकी होगी 17.5 की, हम क्यों वर्किंग वन किया करें पेपर में, वो तो 4 साल पहले निकल चुकी होगी। नहीं, सारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल फाड़ दी जाती हैं और नई कंसोलिडेशन के लिए सारी वर्किंग्स दोबारा की जाती हैं। तो 12.5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.5, ये 4 साल की इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट लॉस। और मैं इसी तरह लिख रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए, 12.5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 13। ये 4 सालों की इंपेयरमेंट आ गई, 1 2 3 4 साल, और ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई, 4 सालों की डेप्रिसिएशन भी आ गई और 4 सालों की इंपेयरमेंट भी आ गई। सीआरई डेबिट एंड गुडविल, और अल्लाह का शुक्र है अब मेरी गुडविल 4.5 रुपए पे आ गई है, जो कि कैरी डाउन में मेरा बनता है। अगर एनसीए फेयर वैल्यू पता सब कुछ इसी तरह होता, सिर्फ ये 13 ला के इधर लिख देते और कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे होता है तो गुडविल की इंपेयरमेंट इधर जाती है, जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता है तो 13 रुपए इधर आता है, और कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कभी भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो नेगेटिव गुडविल हमेशा अदर इनकम में जाती है और सीआरई में। पॉजिटिव गुडविल की इंपेयरमेंट ये डिपेंड करते हैं कि एनसीए किसके ऊपर है। ये डबल एंट्री, अच्छा जी, पिछली क्लास में हमारी एक डिस्कशन हुई थी एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के एतबार से हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। अच्छा जी, डिविडेंड को आज के बाद 3 एतबार से देखना होगा। एक तो बैलेंस शीट में इसका क्या करना है, उसके लिए हमारा क्वेश्चन 12 एक मशहूर ज़माना था, 5 सिनेरियोज थे। दूसरा वर्किंग 6 में इस डिविडेंड का क्या करना है, और तीसरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह पर इसका क्या करना है। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट हमेशा 3 एतबार से हुआ करेगी। एक एतबार से बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए हुआ करेगी, एक एतबार से वर्किंग 6 के एतबार से हुआ करेगी, और एक एतबार से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एतबार से हुआ करेगी। हैंक्स एंड स्ट्रीप ईच प्रोपोज्ड, प्रोपोज की जगह पेपर में लफ्ज आ सकता है अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड, दोनों तीनों का एक ही मतलब है। हैंक्स एंड स्ट्रीप ईच proposed an interim dividend in September 15 of 10% and 25% respectively। जरा जाके देखते हैं, एक ने 10% अनाउंस किया और एक ने 25% अनाउंस किया। पी का शेयर कैपिटल, पी का शेयर कैपिटल 40,000, ये अकाउंटेंट ने सही रिकॉर्ड किया हुआ है 4,000। अब ये नहीं मैं पूछूंगा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं, उसने किया हुआ मुझे नजर आ रहा है।
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसने वर्किंग 6 बना के दे दिया। एस ने डिविडेंड अनाउंस किया है 25%। एस का शेयर कैपिटल आ रहा है 10,000। 10,000 का कितने परसेंट? 2500। इसका मतलब है ये अमाउंट भी टिक, ये अमाउंट भी टिक, दोनों अमाउंट्स अकाउंटेंट ने सही रिकॉर्ड की हुई हैं। नोट करें, सुस्तियां मरवाएंगी, सुस्तियों को चुस्तियों में बदलें। आपके अंदर इतनी इस्तेदादें रखी गई हैं, आपकी सोच है, इसको मोबाइल पे जाया करें। भाई को 2 महीने रह गए हैं, पढ़ के गुजार लें। अच्छा जी, नाउ डिविडेंड के एतबार से थोड़ी सी डिस्कशन P&L के एंगल से लास्ट क्लास में की थी। करके हम करते हैं इसको आगे। ये जी पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक P&L दिया हुआ है आपको, बहुत टेंशन से देखें। पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बैलेंस शीट दी हुई है। पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दी हुई है। पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कभी पी अपने ओनर्स के लिए डिविडेंड बांटे, तो वो जो इसके अपने ओनर्स के लिए डिविडेंड बांटा होता है, इस डिविडेंड को कहते हैं मिसाल के तौर पे ये पिंक सफ़े वाला डिविडेंड। इस सफ़े को कभी फाड़ना नहीं है ज़िंदगी में कि 60 इसका, 30 उसका, तो 40 इसका। नहीं 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 नहीं, नहीं। पी ने जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बांटा है, उसमें बस एक ही सवाल है। बैलेंस शीट के सवाल में मैंने बताया था, बैलेंस शीट के एंगल से एक ही सवाल है, अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो कर दें। बस बैलेंस शीट के एंगल से ये डिस्कशन है, इसमें से आगे और कोई डिस्कशन नहीं है। अगर मैं बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, और ये तो हो गया पी का डिविडेंड। और याद रखिएगा, जो पी डिविडेंड बांटेगा वो एस की अदर इनकम में नजर नहीं आएगा। इसके P&L में, एस के P&L में अदर इनकम में नजर नहीं आएगा कि पी ने डिविडेंड बांटा तो एस को भी थोड़ा सा मिला। बस पी ने जो बांट दिया वो बांट दिया, वो अपने शेयर होल्डर्स को बांटो। क्या पी जब डिविडेंड बांटेगा तो क्या ये एस को मिलेगा या पी के ओनर्स को मिलेगा? पी के ओनर्स तो बाबा जी रहमत वगैरह, जिन्होंने 1970 में PTCL बनाई थी पहली दफा। तो इसलिए दैट पेज इज नॉट अ बिग टेंशन, इस पेज की परेशानी की जरूरत नहीं है, इस पेज को फारिग करें। मसला किसके डिविडेंड का है? मसला है कौन अगर डिविडेंड बांटे, एस डिविडेंड बांटे। ये एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सेल है, अदर इनकम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एस की बैलेंस शीट है, एस की वर्किंग 6 है। एस की वर्किंग 6 में यहां ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आ रही होंगी, यहां इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और फर्ज करें एस ने 50 रुपए डिविडेंड बांटा। अब ये जो डिविडेंड एस ने 50 रुपए बांटा, क्या ये पूरा फुल डिविडेंड पी को मिलेगा या अपना हिस्सा? तो फर्ज करें एस के फुल डिविडेंड में से मैं पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड निकाल रहा हूं। ये एनसीआई का है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अब ये जो पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड है, ये असूली तौर पे
पी डालता है अपनी अदर इनकम में, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पीज शेयर ऑफ एस का डिविडेंड। फर्ज करें वो 50 रुपए है तो ये 30 रुपए, 50 में से 30 इसको मिल गए। अच्छा जी, अब दो एंगल से मैं डिस्कशन करने लगा हूं, एक इस 50 रुपए की और 30 रुपए की डिस्कशन करने लगा हूं मैं। मैं इस एतबार से डिस्कशन नहीं करने लगा, मैं वर्किंग 6 और इसके एतबार से डिस्कशन करने लगा हूं। और किस सफ़े की डिस्कशन करने लगा हूं? ऑरेंज वाले की। किस सफ़े की डिस्कशन करने लगा हूं? एक हमारा ऑरेंज वाला सफ़ा है, एक हमारा क्या है? ऑरेंज वाला सफ़ा। मैं किसकी डिस्कशन करने लगा हूं? 25% की। मैं किसकी डिस्कशन अभी आपसे नहीं करने लगा? 10% की। ये 10% किसने बांटा है? पेरेंट ने। इसको जरा साइड पे रख दो क्योंकि ये इतने मार्क्स नहीं काटेगा, आप ही कोई एडजस्टमेंट। अभी किसकी डिस्कशन होने लगी है? एस के डिविडेंड की। एस के डिविडेंड, ऑरेंज सफे की डिस्कशन होने लगी है। अच्छा, वर्किंग 6 होती हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब भी आप बात करेंगे तो वर्किंग 6 के एतबार से पूरे सफे की बात होगी। वर्किंग 6 के एतबार से पूरे सफे की बात होगी। कैसे बात होगी? सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। अगर एस ने डिविडेंड बांट दिया और शो कर दिया, अगर एस ने डिविडेंड शो कर दिया तो इसका मतलब है आपको अगर वर्किंग 6 में कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी तो शो करके ही निकालिएगा, क्योंकि अकाउंटेंट ने शो किया हुआ है। सर पता कैसे चलेगा कि एस ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? सवाल में लाइन आएगी हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, वरना हमेशा एस ने रिकॉर्ड, जिस अटेम्प्ट में पेपर में ये लाइन आ गई एस हैज नॉट अकाउंटेड फॉर द डिविडेंड इन इट्स बुक्स, तो इसका मतलब है उसने अकाउंट फॉर किया नहीं, उसने 50 शो नहीं किया। प्लीज अटेंशन, इधर आंखें सब कुछ। अगर पेपर में लाइन आ गई एस हैज नॉट अकाउंटेड फॉर द डिविडेंड अकाउंट फॉर, तो फिर आप इस 50 को यहां पर ना लिखिएगा, कोई नहीं, बैलेंस शीट के फेस पे जाके चीजें सही कर लेंगे, वो जैसे क्वेश्चन 12 में करते थे। और अगर पेपर में लाइन आ जाए एस ने अकाउंट फॉर कर लिया है डिविडेंड, या सवाल साइलेंट हो, तो हम ज्यूम करेंगे उसने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन इधर ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसके एतबार से? वर्किंग। और वर्किंग 6 में पूरा सफा मेरा हाथ में है। वर्किंग 6 में तो मैंने लाइन लिखवाई थी, एस ने ₹50 अगर रिकॉर्ड कर लिए हैं तो वर्किंग 6 में शो कर देंगे, और अगर रिकॉर्ड नहीं किए तो वर्किंग 6 में शो ना करें। ये मैंने लाइन लिखवाई थी आपको। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अविभाजन कॉन्सेप्ट समझे, तस्वीरें बाद में मिली, कॉन्सेप्ट अकल, वो दिमाग, फुल अटेंशन इधर। इसके बाद अब जो फटा हुआ सफा है वो दो। इसके बाद मसला होगा इस 30 का। अगर इस 30 को पी ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया, अगर इस 30 को पी ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया तो ये आपस की इनकम है, इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसल। इधर शो या नॉट शो का लफ्ज ना बोलें, इधर क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा, क्योंकि ये किससे कमाई है? पी ने अदर इनकम एस से कमाई है, इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे डिस्कशन कर दी किसके एंगल से? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह के एंगल से। क्या कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह पर ऐसा हो सकता है कि पी ने अपनी अदर इनकम में ये 30 डाला हो? अब मैंने क्या करना है इसको? मैंने जो लास्ट क्लास में लिखवाया था, पी ने अगर ये 30 रिकॉर्ड, तो हम कंसोलिडेशन के वक्त
कैंसल कर देंगे, वरना अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करके कैंसिल करना, वो बहुत पेपर में टाइम लग जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड ही शो ही ना कीजिएगा, इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, अब यार इस डिस्कशन को फेंक के फारग करें, ये वो 5 सिनेरियोस थे जो हमारे थे। अब मैं आपसे फाइनल वर्जन देने लगा हूं, अल्लाह करे आपको याद रह जाए, फाइनल वर्जन एस के डिविडेंड का। किसके डिविडेंड का? ये कौन सा डिविडेंड है? एस का फुल डिविडेंड। ये किसका हिस्सा है उसमें? पी का हिस्सा है उसमें। वर्किंग 6 में जिंदगी में हमेशा फुल डिविडेंड कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना भी है वर्किंग 6 में या नहीं दिखाना, इस पे आप मुझे कोई हतमी राय दे दें, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है तो शो, अगर लिखा हुआ हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, तो यहां गलतियां सही ना करने बैठ जाएगा, वर्किंग 6 में गलतियां नहीं सही करनी होती। और अगर लाइन आ गई सवाल में साइलेंट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एज्यूम करेंगे एस ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। तो वर्किंग 6 में पूरा सफा शो करना है हमेशा। वर्किंग 6 के बाद एक कंसोलिडेटेड पी एंड एल का मुंह बनाना होता है यहां पर। इसमें आपस की इनकम को कैंसल करना, यह हमारी बहस है कि आपस की इनकम कैंसल होनी है या नहीं। तो इधर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह से सिर्फ ऑरेंज सफा आपने सोचना है, और ऑरेंज सफा पूरा नहीं बल्कि टूटा हुआ हिस्सा। आप बता दें वर्किंग 6 के एतबार से पूरा सफा और इसके एतबार से इसका हिस्सा। कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह से किस वक्त हम डिविडेंड को कैंसल करेंगे? पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड को कब कैंसल करेंगे? अगर उसने अदर इनकम में रिकॉर्ड, और अगर नहीं किया तो रिकॉर्ड कर कर कैंसल करने से बेहतर है क्या कर दें? इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। अच्छा, ये तो हो गई ऑरेंज सफ़े की बात इन दोनों एंगल से, इधर पूरा ऑरेंज सफ़ा और इधर आधा। और अलग बहस ये कि इधर कब शो करना है कब शो नहीं करना, और इधर कब रिवर्स करना है और कब इग्नोर करना है। ये आज पिछली क्लास में सीखा है, आज भी सीख रहे हैं, आज कल और परसों 3 दिन हमने अप्लाई करना है इसको। डन? ये बातें थोड़ी थोड़ी याद रहेंगी। अच्छा, इस सफ़े की बात करें वर्किंग 6 के एंगल से और इसके एंगल से। आप जरा सोच के बताएं, अगर पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम नजर आ रहा है, तो रिटेन्ड अर्निंग का अगर कॉलम आपको नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से वर्किंग 6 का वही रूल रखें, पी का फुल डिविडेंड अगर अकाउंटेंट ने शो किया है तो हम भी शो, और अगर अकाउंटेंट ने शो तो हम भी शो नहीं करेंगे। इधर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही इस सफ़े को लाने की। क्यों? इधर को पॉसिबिलिटी क्यों नहीं? इस सफ़े को तो लाने की जरूरत ही नहीं इधर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पी ने डिविडेंड बांटा हो, वर्किंग 6 में पी ने डिविडेंड बांटा हो और सब्सिडरी ने कहा हाँ मैं तेरे शेयर खरीदे हुए? पागल, तूने नहीं मेरे शेयर खरीदे हुए। तो फिर इधर तो अदर इनकम में कैंसिल करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। भाईजान बात खत्म हो गई मेरी तरफ से। अब आप हजरात ने मुझे 4 सुनहरी असूल बता देने हैं, जिंदगी गुजारने के 4 सुनहरी असूल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये ऑरेंज सफा एस का डिविडेंड वर्किंग 6 में कब शो करना है? जब सवाल साइलेंट हो या सवाल में लिखा हो कि एस ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया है, और अगर लिखा हो हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, तो यहां शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्किंग 6 में गलतियां नहीं सही करनी होती। पहली बात खत्म हो गई। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड, ये था एस का पूरा डिविडेंड, इस ये किसका हिस्सा है? पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड। इस पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड को कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह से पेरेंट की अदर इनकम में से कब माइनस करना है? पेरेंट की अदर इनकम में से। अगर उसने रिकॉर्ड
और अगर लिखा हो पेरेंट हैज नॉट अकाउंटेड फॉर, तो शुक्र है नहीं किया, फिर माइनस करने की भी जरूरत। कोई आपस की चीज अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिकॉर्ड हुई। और अब बात किसकी हो गई? पेरेंट का डिविडेंड वर्किंग 6 में बाबा जी रहमत वाला कब शो करना है? जब सवाल साइलेंट हो या सवाल कह दे कि रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। और अगर सवाल के हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर तो इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं। इस वर्किंग 6 में चीजों को सही नहीं करना होता, और इस एंगल से कुछ भी नहीं करना इस सफे को। डन? ओके। अब मोहतरम तसल्ली से पहले बात करते हैं ऑरेंज सफ़े की। मुझे ऑरेंज सफ़े वाला डिविडेंड आप बता दें, पेन किधर है? ऑरेंज सफ़े वाला ज़रा डिविडेंड बता दें। 25% कितना निकला था कल? शेयर कैपिटल कितना था? शेयर कैपिटल से कितना था? 10,000। ज़रा 25%, 2500। ये है जी 2500, ये 2500। ये किसका डिविडेंड है? वर्किंग 6 के एंगल से इसके डिस्कशन करते हैं। क्या वर्किंग 6 में अगर खुद बनाऊं तो उसमें शो करूंगा सवाल साइलेंट है, हैंक्स स्टीप ईच प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड का मतलब होगा पेड। प्रोपोज्ड का मतलब क्या होगा? पेड। सवाल साइलेंट हो तो पे हो गया होगा। जब भी कभी रिसीवेबल पेएबल होगा ना तो सवाल बताया करने का, वरना बाय डिफॉल्ट सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? पेड की होती हैं। तो पेड वाली एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, और अल्लाह का शुक्र है जाके देखें उसने भूली भी। अगर ये स्टेटमेंट लिखी होती सवाल में और ऊपर मुझे वर्किंग 6 ना दी होती तो भी मैं ये 2500 लिखता, तभी ये फिगर्स बैलेंसिंग सही आनी थी। तो अब वर्किंग 6 के एंगल से बता दें, नीचे क्या लिखा हुआ है? पेड। पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो इसका मतलब है अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, जब भी सवाल साइलेंट हो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया हो, तो मैं ये शो करता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज ऑलरेडी अकाउंटेंट ने शो किया हुआ है। अब इसको ले जाएं ऑरेंज सफे को दूसरे एंगल से। अगर इसने 2500 पे किया तो इसका 80%, इसका 80% किसने रिसीव किया? एस ने अगर पे किया तो किसने रिसीव किया? दिखाओ। तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे अगर एक पे कर रहे हैं, इनको उठा दें, अगर एक पे कर रहा है तो, अगर एक पे कर रहा है तो दूसरा बंदा, अब अगर दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है तो दूसरे बंदे की कहां से माइनस कर दें? अदर इनकम। 3000 में से भी जब P&L बनाएंगे इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। डन? वैसे ना सवाल बड़ा तेज था, उसने ये लिखा भी हुआ है आज सवाल में, देखें लिखा हुआ है हैंक्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इज अपीयरिंग इन अदर इनकम ऑफ हैंक्स। ये हैंक्स की अदर इनकम में नजर आ रहा है, लेकिन पूरा या उसका अपना हिस्सा क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? आपस की इनकम नजर आ रही है। ये तो P&L के मुंह के एंगल से बात हो जाएगी, अभी मैंने P&L के मुंह का एंगल बनाया ही नहीं। अच्छा, पीछे रह गया कौन सा सफा? पिंक सफा। पिंक सफे के एतबार से मुझे बता दें डिविडेंड कितना है? 4000। क्या ये 4000 रुपया इधर देख के बताएं पेड है? तो पेड के बारे में बाय डिफॉल्ट एज्यूम करें रिकॉर्ड हो। तो अगर वर्किंग 6 में खुद बनाता तो मैं भी यहां 4000 शो करके ये फिगर्स बैलेंस ही निकालता। वो तो अल्लाह का शुक्र है सवाल वाले ने शो। इस 4000 को कंसोलिडेटेड P&L के एंगल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल हमारी नई डिस्कशन हो गई ना। मुझे पहले पुरानी डिस्कशन पे वापस लाएं। बैलेंस शीट के एंगल से इन दोनों का क्या करना है? बैलेंस शीट के एंगल से इन दोनों का क्या करना है? इनको छोड़ें, बैलेंस शीट के एंगल से इन दोनों का क्या करना है? बैलेंस शीट के एंगल से ये क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो है। और ये कौन सा वाला सिनेरियो है? हैंक्स एंड स्टीप ईच पेड। जब तक रिसीवेबल पेएबल ना लिखा हो, बोले हमेशा क्या एज्यूम करना है? पेड। ये ट्रांजैक्शन पे हो गई है। और ये सिनेरियो कौन सा बनता है? जरा
पांचवा वाला सिनेरियो। हमारा पहला सिनेरियो था हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ, अगला सिनेरियो था P हैज नॉट रिकॉर्डेड, अगला सिनेरियो तो शायद रिकॉर्डेड बाय बोथ बट नॉट रिसीव्ड, और फिर अगला सिनेरियो था P हैज रिकॉर्डेड, S हैज नॉट रिकॉर्डेड, अगला सिनेरियो था S हैज रिकॉर्डेड, P हैज नॉट रिकॉर्डेड। पांचवा सिनेरियो था पेड। पेड वाले को हमने क्या किया था, तो 12 का 5 लिखें ब्रैकेट में, और इस एतबार से मुझे बता दें लफ्ज क्या लिखा आ गया आज। सवाल साइलेंट है तो प्रोपोज्ड अनाउंस का मतलब क्या लेंगे, लेकिन अगर प्रोपोज्ड अनाउंस के साथ लिखा आ जाए नॉट पेड तो फिर ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। अब तो प्रोपोज्ड अनाउंस के साथ खुद क्या लिखा आ रहा है, बोलें अभी कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, तो प्रोपोज के साथ क्या अज्यूम करेंगे, पेड है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शंस आर पेड। तो ये जी हमारी डिस्कशन है, हमने कोई 10-15 मिनट करने की कोशिश की है आज। इंशाल्लाह इसको आज के एक और सवाल में भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, रोज़ाना बार बार इस एडजस्टमेंट को करेंगे। फिर चलते चलते एक दिन आएगा डिविडेंड की एडजस्टमेंट हमारी ज़रा कंफर्टेबली हो जाया करेगी। चलें आप बता दें आखिरी वर्जन में, आखिरी बातें पूछ रहा हूँ, प्रोपोज्ड, अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड, उसके साथ आगे ना लिखा हो कि रिसीवेबल पेएबल है, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करें, पेड है। इफ इट इज पेड देन इट इज सिनेरियो नंबर 5। व्हाट शुड आई डू इन बैलेंस शीट, इज इट ऑलरेडी पेड एंड रिकॉर्डेड, तो इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से इसको इग्नोर कर दें। पिछले 15 मिनट से लगे थे, बैलेंस शीट के एंगल से इग्नोर करना था, बैलेंस शीट टैली कर दें। यू हैव 1 मिनट। फिर पार्ट 2 शुरू करना जी। CRE 22.2, NCI 5.6, फूक 64.2 and 9.6, 140, होने के मैं भी बैठा, 149.8, बना लो दूसरा पार्ट।